So yes, a very good morning to you all. सो आज शुरुआत करते हैं अपने सी ए इंटर ऑडिट की, जो कि रहेगा फॉर May 24 एंड November 24 ऑनवर्ड्स। देखिए, सो चैप्टर 1 हमारा है नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। सो अगर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूँ, सो माय नेम इज़ ओम गर्ग, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और पिछले 2 साल से मैं सी इंटर को ऑडिट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ। मैंने ऐसा प्लान किया है कि अब कुछ चैप्टर्स के बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं, लेकिन ना एग्ज़ाम ओरिएंटेड कवरेज करूँगा। मतलब आपको इनिशियल चैप्टर्स का एग्ज़ाम ओरिएंटेड कवरेज करा दूँगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी आपके इनिशियल चैप्टर्स हैं, बी इट ऑडिट, बी इट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके स्टार्टिंग कुछ चैप्टर्स 2 4 5 चैप्टर्स जो हैं, उसको मैं पूरा चैप्टर कवर कराऊंगा, बट एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में। मतलब पूरा चैप्टर कवर कराऊंगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में। फिर से देखिए, मैंने कुछ प्लान आउट ये किया है कि जैसे अभी तक मैं उतना एक्टिव नहीं था यूट्यूब पे, और चैप्टर्स की सिर्फ समरी डालता था, चैप्टर्स का सिर्फ रिवीजन डालता था, बट मैंने सोचा कि नहीं, वो वर्क नहीं करेगा। तो मैंने ऐसा प्लान आउट किया है कि स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर्स हैं, और इनके फ्यूचर में अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो उन पर्टिकुलर चैप्टर्स का एग्ज़ाम ओरिएंटेड कवरेज कराऊंगा। आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो व्हाट इज़ एग्ज़ाम ओरिएंटेड एंड व्हाट इज़ कम्प्रिहेंसिव कवरेज। ठीक है, बहुत डिफरेंस है दोनों में, बट एग्ज़ाम ओरिएंटेड कवरेज कराऊंगा। ठीक है, तो आज मैं पहला वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि है मेरा नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। देखिए, पहले कुछ बेसिक बातें करता हूँ, फिर अपना लेक्चर शुरू करता हूँ। जस्ट अ सेकंड मुझे दीजिएगा, उसमें चेक कर लूँ ऑडियो वीडियो क्लियर है ना। एक मिनट, बस एक सेकंड। ओके, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है, फाइन है। ओके, शुरू करते हैं। देखिए देखिए, फोकस कीजिएगा डबल ट्रिपल। देखिए, शुरू करने से पहले कुछ एक दो बातें और डिस्कस कर लूँ आपके साथ, फिर शुरू करता हूँ। देखिए, अगर मैं सी ए इंटर ऑडिट की बात करूँ, सी ए इंटर ऑडिट की बात करूँ, तो ये तो आप सबको ही पता है कि ये हमारा ग्रुप सेकंड का पेपर नंबर 5 होने वाला है। ग्रुप सेकंड का पेपर नंबर 5 होने वाला है। ठीक है, पेपर नंबर 5 होने वाला है। ठीक है, ओके, ठीक है, पेपर नंबर 5 होने वाला है। ऑडिट कितने मार्क्स का आता है? तो ऑडिट आता है 100 मार्क्स का। सर, ऑडिट कितने मार्क्स का आता है? तो ऑडिट आता है 100 मार्क्स का। 100 मार्क्स का अगर मैं बाइफरकेशन करूँ आपके लिए, तो 100 मार्क्स में आपका 30 मार्क्स का MCQ आता है, 14 मार्क्स का करेक्ट एंड इनकरेक्ट आता है, और रिमेनिंग 56 मार्क्स का आपका थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखिए, मैंने आपको क्या बोला, सी ए इंटर ऑडिट ग्रुप सेकंड का पेपर नंबर 5 है। ठीक है, ऑडिट हमारा 100 मार्क्स का आता है। 100 मार्क्स में 30 मार्क्स MCQs, 14 मार्क्स करेक्ट इनकरेक्ट, और 56 मार्क्स थियोरेटिकल रहता है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जस्ट अ सेकंड, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको करेक्ट इनकरेक्ट, सिर्फ करेक्ट इनकरेक्ट नहीं लिखना है, आपको करेक्ट इनकरेक्ट के साथ विद रीजंस भी देने पड़ेंगे कि अगर कोई चीज़ करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है, कोई चीज़ इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है। इसमें ध्यान रखिएगा, कभी कभी कुछ केस सिनेरियो क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी स्टैंडर्ड बेस्ड क्या होता है, ठीक है, अभी सिर्फ समझ के रखिए। कभी कुछ स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, और कभी कभी तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेगा, कभी एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन रहेगा। देखिए, मैंने आपको क्या क्या बोला, समराइज कर दे रहा हूँ। देखिए, हमारा ऑडिट 100 मार्क्स का है। 100 में 30 मार्क्स हमारा MCQ रहेगा, 14 मार्क्स का हमारा करेक्ट इनकरेक्ट रहेगा, और रिमेनिंग 56 मार्क्स में
हमारा कुछ केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं, स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और स्ट्रेट क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रेट क्वेश्चन मतलब डिफाइन ऑडिट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एन ऑडिट, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन का मतलब हो गया, स्टैंडर्ड बेस्ड मतलब जैसे हमारे अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, वैसे ऑडिटिंग में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, उसके बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वो हम लोग जब स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे तो साथ ही साथ उसको कवर कर लेंगे। ये क्लियर है? बताइए, ये क्लियर है? ठीक है, तो अब अपना पेपर नंबर 5 जो कि है हमारा ऑडिट, उसकी शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। और मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड कवरेज होगा। मैं हर इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और स्टार्टिंग के बेसिकली जो बेसिक चैप्टर्स हैं, जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, उसको अच्छे से एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में यूट्यूब में कवर करूँगा, ठीक है। चलिए, ओके। एक मिनट दीजिएगा बस। ओके, ठीक है, ठीक है। अब मैं शुरू करता हूँ ऑडिट, ठीक है। शुरू करने से पहले कुछ बेसिक डिस्कशन आपके साथ करता हूँ, ठीक है। शुरू करने से पहले कुछ बेसिक डिस्कशन करता हूँ। देखिए, बेसिक डिस्कशन कुछ ऐसा है, देखिए, देखिए, हमारे बिजनेस में पहले कुछ इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स का मतलब हो गया कुछ एग्रीमेंट बनना, कोई ट्रांजेक्शन होना, उसको बोलते हैं इवेंट। फिर उस इवेंट के बेसिस पे कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उस इवेंट के बेसिस पे कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ट्रांजेक्शन्स या तो कैपिटल नेचर के हो सकते हैं या रेवेन्यू नेचर के हो सकते हैं, ठीक। कैपिटल नेचर के हैं तो कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में, या तो एसेट में या लाइबिलिटी में। एसेट में भी दो चीज़, नॉन करेंट एसेट, करेंट एसेट। लाइबिलिटी में भी दो चीज़, नॉन करेंट एसेट या करेंट एसेट। रेवेन्यू है तो कहाँ जाएंगे? P&L में। अभी तक का डिस्कशन क्लियर है? देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, हम लोग अभी ये समझ रहे हैं कि ऑडिट करना या कराना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, बिजनेस में सबसे पहले इवेंट होता है, उस इवेंट के बेसिस पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। आई होप ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ट्रांजेक्शन्स कैपिटल नेचर की भी हो सकते हैं, रेवेन्यू नेचर की भी हो सकते हैं। कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स बैलेंस शीट पे जाते हैं और रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन P&L में जाते हैं। अब बैलेंस शीट में या तो एसेट में जाएगा या लाइबिलिटी में जाएगा। एसेट में भी या तो नॉन करेंट में जाएगा या करेंट में जाएगा, लाइबिलिटी में भी करेंट में जाएगा या नॉन करेंट में जाएगा, ठीक। अच्छा, अच्छा, एक बार मैं रेवेन्यू को पकड़ता हूँ, एक बार मैं रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स को पकड़ता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन की बात करें तो मैंने मान लीजिए एंट्री की सैलरी पेड टू राम ₹5,000। मैंने एंट्री की सैलरी पेड टू राम ₹5,000। अब इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री क्या होगी? तो इसकी एंट्री होगी, सैलरी सिंस हमारा नॉमिनल अकाउंट है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। सैलरी डेबिट क्यों किया? क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है और आपने पढ़ा है एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। कैश को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कैश में पे कर रहा है। ऐसा लिखा नहीं, बट ऐसा एजम्पशन है कि हम कैश में ही पे किए होंगे। अच्छा, सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम, सॉरी टू कैश, ₹5,000। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। ये बताओ, ये नॉमिनल
नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, तो ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, ठीक। अब जैसे ही ये सैलरी मैंने पीएनएल में डाली, जैसे ही मैंने सैलरी पीएनएल में डाली, एक्सपेंसेस यहाँ आते हैं सारे। देखिए ये सब चीज़ें आई होप, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई। एक्सपेंसेस सारे यहाँ आते हैं और इनकम सारी यहाँ आती है क्रेडिट साइड में। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 5,000 का एक्सपेंस डालूंगा, जैसे ही डेबिट साइड में 5,000 का एक्सपेंस डालूंगा, मेरा प्रॉफिट 5,000 से कम हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट 5,000 से कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्रॉफिट 5,000 से। 5,000 से प्रॉफिट माइनस हो गया, सुनिएगा मैंने क्या बोला, 5,000 से प्रॉफिट माइनस हो गया, 5,000 से प्रॉफिट माइनस हो गया, तो मतलब मुझे 5,000 पे मान लीजिए 30% का टैक्स रेट है, तो 1,500 की सेविंग हो गई, 1,500 की टैक्स में सेविंग हो गई। मैंने क्या बोला, मेरा प्रॉफिट 5,000 से कम हो गया। अगर मैं मान लीजिए 30% टैक्स देता हूँ, तो नॉर्मली 5,000 पे कितना टैक्स देता, 30%, 1,500, अब वो मेरा बच गया ना टैक्स। अच्छा चलिए, तो अब सुनिएगा, अब मेरा पीएनएल, मेरा प्रॉफिट 5,000 से कम हो गया, तो मैंने टैक्स कितना दिया, 1,500 रुपये टैक्स दिया, मतलब मेरा नेट प्रॉफिट कितना आया होगा, 3,500। अभी नेट प्रॉफिट का फिगर कहाँ जाता है, कैपिटल अकाउंट में जाता है, किसमें, बैलेंस शीट में, कैपिटल अकाउंट में जाता है, बैलेंस शीट में, सही है, प्लीज बताइए, सही है, बैलेंस शीट में जाता है। अच्छा, फिर ये कैपिटल अकाउंट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, सही है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि बिजनेस में पहले इवेंट हुआ, फिर उस इवेंट के बेसिस पे ट्रांजेक्शन हुआ। ट्रांजेक्शन कैपिटल नेचर का होगा या रेवेन्यू नेचर का होगा। जैसे अगर हम सैलरी पे कर रहे हैं राम को 5,000 रुपये, तो एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 रुपये। ये सैलरी कहाँ जाएगा, पीएनएल में जाएगा। ये कैश किसको इम्पैक्ट करेगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड्स को इम्पैक्ट करेगा। जैसे ही मैं पीएनएल में 5,000 का एक्सपेंस डालूंगा, मेरा प्रॉफिट 5,000 से गिर जाएगा। 5,000 से प्रॉफिट गिरने का मतलब ये है कि मैंने टैक्स में सेविंग कर ली, कितने की, 1,500 रुपये की। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए कि ऐसे समझ लीजिए कि मेरा, मान लीजिए एक बार मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो भी मेरा प्रॉफिट आया, मैं यहाँ पे एक एजम्पशन ले रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट आया 5,000 रुपये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मैंने 30% का टैक्स पे किया, मतलब 1,500 रुपये, तो मैंने नेट प्रॉफिट कमाया 3,500। ये कहीं से आया नहीं, मैंने एज्यूम किया है। 3,500 मेरा नेट प्रॉफिट है। अब 3,500 कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, लॉस होगा कैपिटल अकाउंट गिर जाएगा। फिर कैपिटल का अल्टीमेट बैलेंस कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सारे एस्पेक्ट कनेक्टेड है, सारे एस्पेक्ट कनेक्टेड है। इवेंट, ट्रांजेक्शन, पीएनएल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी, सब कुछ कनेक्टेड है। आप यही सोचो, अगर यही मैं एंट्री 5,000 की जगह गलती से 50,000 की कर दूँ, बहुत अच्छे से समझिएगा, यही एंट्री मैं 5,000 की जगह 50,000 की कर दूँ, तो क्या होगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। आप इमेजिन कीजिएगा, मैं समझ रहा हूँ कि ये सब चीज़ें बहुत ईजी है, मैं बहुत बेस लेवल से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन यही ऑडिट का बेस है। आप सोचिए, यही एंट्री 5,000 की जगह अगर 50,000 की एंट्री पास करता, गलती से एक जीरो बढ़ा देता, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 45,000 से एडिशनली कम हो जाता। मतलब मेरा प्रॉफिट 45,000 से कम हो जाता, एडिशनल 5,000 से कम तो होगा ही होगा, वो तो जेन्युइन है, बट 45 से और कम हो जाता। 45 से प्रॉफिट कम हो जाता तो उतना टैक्स कम जाता। अब कहीं ना कहीं फिर उतना मेरा कैपिटल अकाउंट इंपैक्ट होता, उतना मेरा लायबिलिटी इंपैक्ट होता, मतलब बैलेंस शीट मेरी सब डगमगा जाती। अब अल्टीमेटली आप खुद सोचो, मैं बस सब इरेज कर रहा हूँ, आप खुद सोचो, मैं बस सब कुछ इरेज कर रहा हूँ, मैं बस सब कुछ इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब इतना तो आप समझ गए, अगर मैं 5,000 की जगह 50,000 की एंट्री मार दूँ, गलती से एक जीरो बढ़ा दूँ, तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि सर मेरा पीएनएल गलत हो जाएगा, और पीएनएल गलत हो जाएगा, फिर मेरा कैपिटल अकाउंट गलत हो जाएगा, कैपिटल गलत हो जाएगा, लायबिलिटी साइड गलत हो जाएगी, पूरी बैलेंस शीट खराब हो जाएगी। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया। ये कैसे समझ में आया, क्योंकि सारे एस्पेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, सारे एस्पेक्ट क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और आपको इतना तो पता ही है, या नहीं भी पता है तो इसको देख लीजिए। इन बैलेंस शीट के बेसिस से बहुत लोग अपने डिसीजंस लेते हैं, बैलेंस शीट के बेसिस से बहुत लोग डिसीजन लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ बैंक्स की, तो बैंक्स बैलेंस शीट को देखती है कि आज इनके पास कितना रिसोर्स है,
ठीक है, आज इनकी लायबिलिटी कितनी है। फिर इन सब के बेसिस पे बैंक डिसीजन लेती है। बैंक क्या लेती है? डिसीजन लेती है। किस चीज़ का डिसीजन? कि भाई लेंड करना है कि नहीं करना है, पैसा देना है कि नहीं देना है, लेंड करना है कि नहीं करना है। ठीक। पब्लिक की बात करूं, मतलब हम जैसे लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट करने से पहले भाई इस कंपनी के शेयर्स खरीदने नहीं खरीदने हैं, तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स को देखते हैं, ठीक है, कंपनी की लायबिलिटी को देखते हैं। देखिए लायबिलिटी तो हर कोई देखेगा, कंपनी की लायबिलिटी को देखते हैं, और फिर और भी देखने वाले बहुत चीज़ देखते हैं। फिर इसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं कि भाई कंपनी के शेयर्स को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। अगर और किसी की बात करें तो गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट भी देखती है कि भाई इनका कितना खुद का कैपिटल लगा है, ठीक है, इनके पास एसेट वगैरह कितनी है, लाइबिलिटी वगैरह कितने हैं, ठीक है। फिर इसके बेसिस पे वो डिसाइड करती है कि भाई इनको ग्रांट देना है क्या, लाइसेंस देना है क्या, ठीक है, डिसाइड करती है। आप खुद बताओ, आप खुद सोचो, एक कंपनी की बैलेंस शीट कितनी क्रिटिकल हो सकती है या कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। मैंने आपको क्या बोला, एक कंपनी में इवेंट होता है, इवेंट के बेसिस पे ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस का इम्पैक्ट कैपिटल अकाउंट में जाता है, कैपिटल अकाउंट का इम्पैक्ट लाइबिलिटी साइड में जाता है, और लाइबिलिटी का इम्पैक्ट तो बैलेंस शीट में आता ही आता है। लाइबिलिटी का इम्पैक्ट बैलेंस शीट में आता ही आता है। आपको समझ में आ रहा है ना, इवेंट, फिर ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस का इम्पैक्ट कैपिटल में, कैपिटल का इम्पैक्ट लाइबिलिटी में, लाइबिलिटी का इम्पैक्ट अल्टीमेटली बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि सर यहाँ से लेकर चीज़ें यहाँ तक एकदम कनेक्टेड है। तो इसलिए यहाँ से ऑडिट ओरिजिनेट हुआ, इसी वजह से यहाँ से ऑडिट ओरिजिनेट हुआ, इसलिए ऑडिटर को बुलाया जाता है। इसी वजह से, यही एक रीज़न है, इसी वजह से ऑडिटर को बुलाया जाता है कि बाबा ऑडिटर तुम आओ और हर एक एक एस्पेक्ट का इंडिपेंडेंट चेकिंग करो, हर एक एक एस्पेक्ट का इंडिपेंडेंट चेकिंग करो, हर एक एक एस्पेक्ट का इंडिपेंडेंट चेकिंग करो कि इवेंट हो रहे हैं तो सही से हो रहे हैं, प्रॉपर एग्रीमेंट बना है नहीं बना, दोनों पार्टी की साइन है कि नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इन्फोर्सेबल है कि नहीं है, ट्रांजेक्शन कैसा है, रेवेन्यू नेचर का, कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर का तो P&L में गया है ना, कैपिटल नेचर का तो बैलेंस शीट में गया है ना, ठीक है। फिर P&L के सारे खर्चे वो देखता है कि भाई ऑथराइज है ना, डमी तो एक्सपेंसेस नहीं है, कैपिटल पूरा अकाउंट चेक करता है, कितना एडिशन हुआ, कितना ड्राइंग हुआ वगैरह वगैरह, लाइबिलिटी चेक करता है, बैलेंस शीट चेक करता है। तो एक तरीके से सारे एक्सपेक्ट का वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करता है, सारे एस्पेक्ट का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि अगर वो कहीं से भी बायस्ड हो गया, कहीं से भी वो बायस्ड हो गया तो शायद वो ओपिनियन गलत देगा, और ओपिनियन गलत देगा तो इन बेचारों का डिसीजन गलत हो जाएगा, इन बेचारों का डिसीजन गलत हो जाएगा। तो आई होप इस छोटे से एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि सर ऑडिट का ओरिजिनेशन क्या है, ऑडिट का ओरिजिनेशन क्या है। यहीं से अगर समझें तो सर जनरल एंट्रीज का इफेक्ट जाता है P&L में, P&L का इफेक्ट जाता है कैपिटल में, कैपिटल का इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट में, कैपिटल का इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट में। अब सुनिए, ऑन दी बेसिस ऑफ बैलेंस शीट के बेसिस पे हम लोग कंपनी के नेटवर्थ और मार्केट स्टैंडिंग निकालते हैं, और उसी बेसिस पे पब्लिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं पैसा लेंड करती है कंपनी को। अगर कुछ भी गलत होता है, पूरे प्रोसेस में अगर कुछ भी गलत होता है, तो पब्लिक और हम जैसे लोग, ठीक है, बहुत पैसा खो सकते हैं अपना, कैन कुड लूज अ हैवी अमाउंट। इस वजह से ज़रूरी है कि हर एस्पेक्ट की ऑडिट कराना, हर एस्पेक्ट को इंडिपेंडेंटली चेक कराना बाई प्रैक्टिशनर, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, आई होप, कि सर ऑडिट का ओरिजिनेशन क्या था। ठीक, ठीक। अब अगर डेफिनेशन में आए, अब अगर ऑडिट की डेफिनेशन में आए, तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। अभी मैंने समझाया इंडिपेंडेंट मतलब अनबाइज्ड एग्जामिनेशन। मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मान लीजिए मैं आपका टेस्ट लेता हूं और आपसे कहता हूं कि आप टेस्ट दो और आप अपना ही पेपर खुद से चेक करो, आप अपना ही पेपर खुद से चेक करो। सोच के बताओ, क्या आप अपनी सारी गलतियां निकालोगे? कि आप अपनी सारी गलतियां डिस्क्लोज करोगे? नहीं करोगे। कहीं ना कहीं आपके साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बायसनेस आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, कहीं ना कहीं एक आध छोटी मोटी गलती, 1-2 नंबर की गलती आप छुपा लोगे कहीं ना कहीं। वैसे ही हम लोग को जरूरी है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कराना। इसी वजह से आपकी कॉपी कोई थर्ड पर्सन चेक करता है, क्योंकि अगर आप चेक करोगे तो आप सही ओपिनियन या सही रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करोगे अपना। दूसरा है सर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। अल्टीमेटली हम लोग किसी कंपनी का क्या करते हैं,
फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ये सब फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं। अब फाइनेंशियल रिकॉर्ड में क्या आ गया, फाइनेंशियल रिकॉर्ड में क्या आ गया, सर कंपनी की बैलेंस शीट चेक कर लेना, ठीक है चेक कर लेंगे। सर कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर लेना, चेक कर लेंगे। सर कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक कर लेना, कर लेंगे। सर कंपनी का नोट्स टू अकाउंट चेक कर लेना, वो भी चेक कर लेंगे। कुछ अदर डिस्क्लोजर दिया होगा कंपनी ने, वो भी चेक कर लेना, वो भी चेक कर लेंगे। अब ये मैंने क्या बोला, अब ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसका हो सकता है, किसी भी एंटिटी का हो सकता है, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो। मतलब अगर मैं बात करूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, तो ये प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी है, मतलब इसका उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। मैं अगर बात करूँ रिलायंस फाउंडेशन की, मैं अगर बात करूँ रिलायंस फाउंडेशन की, तो ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है, मतलब इसका उद्देश्य नहीं है, इसका उद्देश्य नहीं है, क्या उद्देश्य नहीं है, पैसा कमाना। लेकिन क्या सर ऑडिट सिर्फ रिलायंस की होती है क्या, नहीं, ऑडिट दोनों की होती है, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। फिर अगर बात करें इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, मतलब ऑडिट के टाइम पे आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है वो मैटर नहीं करता, उसका लीगल फॉर्म क्या है वो मैटर नहीं करता। लीगल फॉर्म का मतलब है वो एओपी है, बीओआई है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, मतलब सबका ऑडिट होगा, चाहे एलएलपी हो, चाहे एओपी हो, चाहे आप बीओआई हो। और इतना मगजमारी, इतना माथापच्ची क्यों की जा रही है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, हमारे ओपिनियन के बेसिस पे ही यूजर्स अपना डिसीजन लेंगे, हमारे डिसीजन के बेसिस पे, हमारे ऑडिट के बेसिस पे ही, हमारे ओपिनियन के बेसिस पे। अल्टीमेटली ऑडिटर है, वो पूरी ऑडिट करता है, फिर अल्टीमेटली क्या देता है, अपना ओपिनियन देता है। अल्टीमेटली फिर अपना ओपिनियन देता है कि बाबा इस कंपनी में सब कुछ ठीक है कि नहीं है, और वो ओपिनियन किस में देता है, अपने ऑडिट रिपोर्ट में। ठीक है, तो ये पूरा मगजमारी क्यों हो रहा है, अल्टीमेटली टू एक्सप्रेस करने के लिए अपनी ओपिनियन, कहाँ पे ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, ऑडिट रिपोर्ट में। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो ऑडिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, किसका, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। सर किस कंपनी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, वो किसी भी कंपनी की हो सकती है, बीट प्रॉफिट ओरिएंटेड या नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड। ठीक है, उसका साइज मैटर नहीं करता, उसका लीगल फॉर्म मैटर नहीं करता, और जब भी एग्जामिनेशन होता है विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर अपॉन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, ऑडिट बोलते हैं। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। मुझे पता है हिस्ट्री का नाम सुनते थोड़ा सा बोरियत आ जाती है, लेकिन ठीक है, सिर्फ एक रीडिंग करेंगे। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, ये रीड ओनली वाली कैटेगरी है, ठीक है, तो इसको सिर्फ रीड करके छोड़ देंगे। देखिए ऑरिजिन ऑफ ऑडिट, और ये बोल रहा हूँ ये न्यूली एडेड टॉपिक है, ठीक है, तो ये मैं कहूँगा एमसीक्यू में आपको टेस्ट कर सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऑडिट एशियन टाइम से चलती आ रही है, ठीक है, इसका क्या प्रूफ है सर, आप बोलो एशियन टाइम से चलती आ रही है, इसका क्या प्रूफ है, हाँ प्रूफ है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसका रेफरेंस दिया गया है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसका रेफरेंस दिया गया है। पहले भी फिक्स अकाउंटिंग ईयर फॉलो होता था, पहले भी फिक्स अकाउंटिंग ईयर फॉलो होता था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ऑडिट एशियन टाइम से चलती आ रही है, ऑडिट एशियन टाइम से चलती आ रही है। इसका क्या प्रूफ है, तो इसका रेफरेंस हमको मिलता है कौटिल्य अर्थशास्त्र में, इसका रेफरेंस हमको मिलता है कौटिल्य अर्थशास्त्र में। पहले भी फिक्स अकाउंटिंग ईयर फॉलो होता था, पहले भी फिक्स अकाउंटिंग ईयर फॉलो होता था। ऑडिट ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर, ऑडिट ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर, ऑर्डर का मतलब होता है सुनना। देखिए आज ऑडिट पेपर वर्क वाली ऑडिट है, आज ऑडिट पेपर वर्क वाली ऑडिट है। आज हम लोग क्लाइंट प्लेस पे जाते हैं, सारे डॉक्यूमेंट उठाते हैं, सब चेक करते हैं, सब क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, वगैरह वगैरह। पहले ऑडिट सुन के होती थी, सुनने का क्या मतलब है, पहले कोई सीए वगैरह तो होते नहीं थे, पहले जो गांव के या जो उस मैं बोलूँगा राज्यसभा बोल सकते हैं, या उस समय राजा महाराजों के टाइम पे अपना अपना गांव होता था, जिला होता था, तो उसमें जो भी उस समय के एरिया के जो पढ़े लिखे लोग होते थे, ठीक है, उन्हीं को मुंशी का पद दिया जाता था, उन्हीं को ऑडिटर का पद दिया जाता था। तो उनको बुलाया जाता था, उनको बुलाया जाता था, वो आते थे और वो सुनते थे, मतलब सबसे पूछते थे एम्प्लॉय से कि भाई आज कितना धंधा हुआ, आज कितना माल बिका, कितना माल नहीं बिका। फिर वो सुन के ऑडिट करते थे, वो फिर सुनते थे, फिर इवेल्युएट करते थे, अच्छा बंदा सही बोल रहा है कि नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था 10 यूनिट ओपनिंग स्टॉक था। मैंने कहा कि सर 10 ओपनिंग स्टॉक था और 5 माल बिक गया, 5 माल बिक गया, तो मेरे हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक 5 बचना चाहिए। लेकिन वो बोल रहा है कि सर 10 ओपनिंग स्टॉक था, 6 बिका, ठीक है 6 बिका तो बचना चाहिए 4, और बच रहा है 5। तो कहीं ना कहीं हम लोग ऑडिट पहले सुन के करते थे, और सुन के करते थे, ठीक है, और ऐसा और चेक करते थे कि कहीं एम्प्लॉयज नेग्लिजेंट तो नहीं है या केयरलेस तो नहीं है। अब जैसे उसने बोला कि देखिए ओपनिंग स्टॉक 10 था, ये ओपनिंग स्टॉक था, ठीक है, उसने कहा सर 6 बिक गए, ठीक है 6 सेल आउट हो गए, तो 4 बचने चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, 4 बचना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, बट बच रहा है 5, बट बच रहा है 5, तो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी है, ठीक है। तो पहले ऑडिट सुन के होता था, ठीक है, तो ऑडिट ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर, ठीक है, मतलब सुनना।
तो पहले हम लोग सुनते थे और देखते थे कहीं एम्प्लॉइज नेग्लिजेंट या केयरलेस तो नहीं है, कहीं एम्प्लॉइज नेग्लिजेंट या केयरलेस तो नहीं है। पहला ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड इन ब्रिटिश इंडिया टाइम इन द ईयर 1860 फॉर बोथ अकाउंटिंग एज वेल एज ऑडिटिंग फंक्शन, फॉर बोथ अकाउंटिंग एज वेल एज ऑडिटिंग फंक्शन। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बोला, ये सिर्फ रीड ऑनली कैटेगरी। देखिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड है, तो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव से मैं चलूंगा। देखिए ये न्यूली एडेड टॉपिक है, सिर्फ आपको रीड करना है, आगे बढ़ना है। देखिए ऑडिट एशियन टाइम से चलती आ रही है। सर इसका क्या प्रूफ है? एशियन टाइम से चलती आ रही है, इसका रेफरेंस हमको कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है। ओके, पहले भी फिक्स अकाउंटिंग ईयर फॉलो होता था, पहले भी फिक्स अकाउंटिंग ईयर फॉलो होता था। ठीक है, ऑडिट ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर, ऑडायर मतलब होता है सुनना। पहले ऑडिटर आता था, सुनता था कहीं एम्प्लॉइज नेग्लिजेंट या केयरलेस तो नहीं है। फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड इन 1860 फॉर बोथ अकाउंटिंग एज वेल ऑडिटिंग फंक्शन। ठीक है, जनरली बोलूं अगर एक बात, वैसे लास्ट में बोलने वाला था, जनरली एक बात बोलूं तो ये लास्ट वाला पॉइंट गलत है। आप खुद सोचो, आप खुद ही उसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, खुद ही उसकी ऑडिट कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? आप खुद ही उसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, खुद ही उसकी ऑडिट कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा नहीं आएगा? आप कहीं ना कहीं बायस होगे कि नहीं होगे? लेकिन ठीक है, फिर 1860 में ऐसा हुआ कि हाँ भाई एक ऑडिटर जनरल दोनों फंक्शन के लिए अपॉइंट होता, लेकिन धीरे धीरे फिर जैसे जैसे हम लोग अपडेट होते गए वैसे वैसे चीज़ों को अपडेट भी करते गए। ठीक है, तो लास्ट वाला पॉइंट गलत है, क्योंकि आप खुद सोचो, आप ही अकाउंट्स बना रहे हो, आप ही ऑडिट कर रहे हो, लेकिन ठीक है फिर धीरे धीरे चीज़ें जैसे जैसे अपडेट होने गई, चीज़ों में लॉ में चेंजेस आने लग गए। अब ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अब ऑडिटर टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड एनीबडी, मतलब ये क्या हो गया सुनिएगा, ये ऑडिटर है, ये अकाउंट की एग्जामिनेशन कर रहा है और फिर उसके हिसाब से अपना ओपिनियन सर्व कर रहा है। तो अब इसके ऊपर कुछ जिम्मेदारी डाली गई है, इस ऑडिटर के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है। क्या जिम्मेदारी डाली गई है? क्या जिम्मेदारी डाली गई है कि जिस अकाउंट की ये चेकिंग करेगा वो अकाउंट किसी को मिसलीड ना करे, वो अकाउंट किसी को मिसलीड ना करे, ये इसकी जिम्मेदारी है कि मतलब कोई भी इस अकाउंट को पढ़े तो मिसलीड ना हो कहीं से, वो कहीं से मिसलीड ना हो। ठीक है, तो ऑडिटर के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जिस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जिस भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की वो ऑडिट कर रहा है, वो किसी को मिसलीड ना करे। ठीक है, तो ये ऑडिटर के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई। तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर को ये इंश्योर करना है कि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। तो मिसलीडिंग कब नहीं होगा? मिसलीडिंग कब नहीं होगा? सुनिएगा, मिसलीडिंग कब नहीं होगा? जब मेरा अकाउंट्स एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना है, जब मेरा अकाउंट्स एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना है, मतलब ऑडिटर सिर्फ ये चेक कर ले कि जो अकाउंट्स की मैं ऑडिट कर रहा हूँ, जो अकाउंट्स की मैं ऑडिट कर रहा हूँ, वो क्या एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना है क्या? अगर वो अकाउंट्स एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना है, मतलब वो मिसलीडिंग नहीं होगा, मतलब वो मिसलीडिंग नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। दूसरा, बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी एंट्रीज पास हुई हैं उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मतलब ऐसे ही फेक एंट्री नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। मतलब जो भी एंट्रीज आप बुक्स ऑफ अकाउंट में पास कर रहे हो, अपनी जर्नल एंट्री से जो भी आप एंट्रीज पास कर रहे हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रामा अकाउंट डेबिट टू कैश, जो भी आप एंट्री XYZ पास कर रहे हो उसका सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए। सैलरी दे रहे हो, सैलरी का एविडेंस होना चाहिए। रेंट दे रहे हो तो रेंट का एग्रीमेंट होना चाहिए, वगैरह वगैरह, हर चीज़ का एविडेंस होना चाहिए। और कोई भी एंट्रीज ओमिट नहीं होनी चाहिए, कोई भी एंट्रीज ओमिट नहीं होनी चाहिए। अब आपके यहाँ काम करते हैं 10 लोग, लेकिन आप सैलरी दे रहे हो सिर्फ 9 लोग को, सैलरी दिखा रहे हो सिर्फ 9 लोग की, तो वो गलत है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन आप जो भी कन्वे कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन जो भी कन्वे कर रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए एंड अनएम्बिगियस होनी चाहिए, क्लियर एंड अनएम्बिगियस होनी चाहिए। मैंने क्या बोला? जो भी आप इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो वो क्लियर एंड अनएम्बिगियस होनी चाहिए। देखिए, जो भी आप इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहे हो वो क्लियर एंड अनएम्बिगियस होनी चाहिए। इसका क्या मतलब होगा सुनिएगा, मैं आपको लेके जाता हूँ AS1 में, मैं आपको लेके जाता हूँ AS1 में। AS1 बेसिक फंडामेंटल सा, वो क्या कहता है? वो कहता है कि सर हमारे हमारे लिए 3 फंडामेंटल एजम्पशंस हैं, बेसिक फंडामेंटल एजम्पशंस। अकाउंट्स में कुछ बेसिक फंडामेंटल एजम्पशंस हैं, मतलब ये तो आप फॉलो करोगे ही करोगे। पहला गोइंग कंसर्न, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी और तीसरा अक्रूवल। पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी और तीसरा अक्रूवल, ये 3 फंडामेंटल एजम्पशंस हैं। मतलब ये क्या कहते हैं कि
आपका अकाउंट्स एज पर गोइंग कंसर्न बेसिस बनना चाहिए। गोइंग कंसर्न मतलब ये कि हम अपना बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर तक करेंगे, हम अपना बिजनेस फोर्सिएबल फ्यूचर तक करेंगे, हम जितना देख सकते हैं। अब जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज लगा रहे हो वो कंसिस्टेंटली लगाओ और अपना अकाउंट्स एज पर एक्रूअल बेसिस बनाओ। ये हमारे फंडामेंटल एजम्पशंस है, ये हमारे फंडामेंटल एजम्पशंस है। क्या फंडामेंटल एजम्पशंस हैं? हम अपना अकाउंट्स बनाएंगे एज पर गोइंग कंसर्न, हम अपना अकाउंट्स बनाएंगे एज पर हम अपना अकाउंट्स बनाएंगे कंसिस्टेंटली, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करेंगे, और तीसरा एक्रूअल बेसिस के हिसाब से अपना अकाउंट्स बनाएंगे। अच्छा, फर्दर AS1 कुछ और बातें भी कहता है, फर्दर AS1 कुछ और बातें भी कहता है। क्या बातें कहता है सुनिएगा। अगर आप इन तीनों को फॉलो कर रहे हो, सुनिएगा, अगर आप इन तीनों को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तब आपको कोई भी डिस्क्लोजर नहीं देना है। मतलब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी डिस्क्लोजर नहीं देना है कि हम इसको फॉलो कर रहे हैं। मैंने क्या बोला? अगर आप इन तीनों को फॉलो करते हो, ठीक है, आप गोइंग कंसर्न के हिसाब से अकाउंट्स बना रहे हो, कंसिस्टेंटली अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रहे हो, एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट्स बना रहे हो, तो आपको कुछ भी डिस्क्लोजर नहीं देना है कि हम बाबा ये तीनों चीज फॉलो कर रहे हैं। बट व्हाट इफ अगर आप फॉलो नहीं करते हो तीनों चीज, या तीनों में से कोई भी एक चीज अगर आप फॉलो नहीं करते हो, तो अब आपको एज पर AS1 मैंडेटरी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अपने नोट्स टू अकाउंट में, मैंडेटरी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अपने नोट्स टू अकाउंट में। बताइए, सब बातें क्लियर है? AS1 क्या कहता है? AS1 कहता है कि देयर आर 3 फंडामेंटल एजम्पशन ऑफ अकाउंट्स। पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा एक्रूअल। गोइंग कंसर्न, हम अपना बिजनेस फोर्सिबल फ्यूचर तक करेंगे। कंसिस्टेंसी, हम जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी लगाएंगे वो कंसिस्टेंटली लगाएंगे, ठीक है। तीसरा एक्रूअल, एक्रूअल का मतलब हो गया हम जो भी अकाउंट्स बनाएंगे एक्रूअल बेसिस पे बनाएंगे। अगर ये तीनों फॉलो होता है, वेल एंड गुड, बेस्ट है, कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, कोई भी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। फॉलो नहीं होता है, फॉलो नहीं होता है तब तो मैंडेटरी डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। अच्छा, कुछ एक आध बातें और। अगर आपका गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा है, सुनिएगा बहुत अच्छे से, अगर आपका गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, फॉलो हो रहा है तब तो डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, नो डिस्क्लोजर, ठीक है। ये तो पॉइंट क्लियर है। लेकिन साथ ही साथ अगर गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा है तो आप अपना अकाउंट्स कैसे बनाओगे? एज पर एक्रूअल बेसिस। आप अपना अकाउंट कैसे बनाओगे? एज पर एक्रूअल बेसिस, क्योंकि अभी हमने देखा ये 3 फंडामेंटल असम्पशन है, एक्रूअल बेसिस, गोइंग कंसर्न। मैंने क्या बोला? अगर आपका गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा है तब एज पर AS1 आपको कोई भी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। मतलब आप अपना अकाउंट्स बनाओगे एज पर एक्रूअल बेसिस। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर आपका गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं हो रहा है तब आप अपना अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस के हिसाब से नहीं बना सकते हो। सुनिएगा, डिस्क्लोजर तो देना ही देना है, बट आप एक्रूअल बेसिस के हिसाब से नहीं बना सकते हो, तब आप बनाओगे एज पर रियलाइजेबल वैल्यू या एज पर रियलाइजेबल बेसिस। मेरी बात सुनिएगा, देखिए मैंने क्या कहा, 2 पॉइंट है, गोइंग कंसर्न फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। फॉलो हो रहा है कुछ नहीं करना है, कोई डिस्क्लोजर नहीं देना है। फॉलो नहीं हो रहा है तो डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है। कोई डिस्क्लोजर नहीं देना है तो आप एक्रूअल बेसिस के हिसाब से बना सकते हो। थर्ड पॉइंट, अगर गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं हो रहा है तब आप रियलाइजेबल बेसिस के हिसाब से अकाउंट्स बनाओगे, ठीक। अच्छा, अब वापस आते हैं इसमें। मैंने क्या कहा सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि इंफॉर्मेशन जो भी आप कन्वे कर रहे हो वो क्लियर एंड अनएम्बिगस होनी चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने अपना अकाउंट्स बनाया एज पर रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस। अब हम लोग रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस कब बनाते हैं? जब हमारा गोइंग कंसर्न क्या है? सेफ नहीं है। जब हमारा गोइंग कंसर्न क्या नहीं है? सेफ नहीं है, तभी बनाते हैं। लेकिन गोइंग कंसर्न सेफ नहीं है तो हमको डिस्क्लोजर देना चाहिए था। अगर मेरा गोइंग कंसर्न सेफ नहीं है तो हमको डिस्क्लोजर देना चाहिए था। लेकिन व्हाट इफ हमने डिस्क्लोजर नहीं दिया और अकाउंट्स बना दिया रियलाइजेबल बेसिस पे। देखिए, मैं अगर डिस्क्लोजर नहीं दे रहा हूं और अकाउंट्स बना रहा हूं एज पर रियलाइजेबल बेसिस, तो यूजर्स को क्या लगेगा? यूजर्स को कहने का कंफ्यूजन होगा कि भाई या तो ये डिस्क्लोजर कर देता और फिर रियलाइजेबल बेसिस लगाता, तब तो समझ में आता कि भाई गोइंग कंसर्न फेल हो गया, कहीं ना कहीं गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं हो रहा है, डिस्क्लोजर दे नहीं रहा है। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे ना जो इन्फॉर्मेशन कन्वे हो रही है वो क्लियर नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो इन्फॉर्मेशन है कहीं ना कहीं यूजर्स को मिसलीड करेगा। यही चीज ऑडिटर को इंश्योर करनी है कि यूजर को मिसलीड नहीं करना चाहिए। तो या तो वो क्लाइंट से कह देगा कि भाई तू अकाउंट में भी डिस्क्लोजर दे, अपना नोट्स अकाउंट में डिस्क्लोजर दे कि भाई आपका गोइंग कंसर्न सेफ नहीं है, या फिर आप अपना अकाउंट बनाओ एज पर एक्रूअल बेसिस अगर गोइंग कंसर्न सेफ है तो, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद
आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है, जैसे डिस्क्लोज करने को कहता है वैसा डिस्क्लोज करोगे, क्लासिफिकेशन जैसा कहता है वैसा क्लासिफिकेशन करोगे, जैसा प्रेजेंटेशन कहता है वैसा प्रेजेंटेशन करोगे, सिंपल पॉइंट है। और जो भी आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाओगे वो ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग रिजल्ट, मतलब जो भी ऑपरेशनल वाइज जो आपके बिजनेस में हो रहा है, जो भी लेन देन हो रहा है, जो हो रहा है वही आप दिखाओगे, जो नहीं हो रहा है वो आप नहीं दिखाओगे। मतलब अगर 10 सेल हो रही है तो 10 ही सेल दिखाओगे, 11 सेल नहीं दिखाओगे। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शुड प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द ऑपरेटिंग रिजल्ट्स। ठीक है, मैंने क्या बोला समझ में आ गया ना। अगर गोइंग कंसर्न सेफ नहीं है तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, सेफ है तो डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। और सिंस सेफ नहीं है तब आप कैसे बनाओगे अपना अकाउंट्स, एज पर रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस अप्रोच। चलिए, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता है। एक बार मैं गो थ्रू करा दे रहा हूँ मैंने आपको क्या क्या समझाया। देखिए, शुरुआत की एक बेसिक से कि भाई हमारा सब कुछ कनेक्टेड है, इवेंट होता है, फिर ट्रांजेक्शन होता है, फिर P&L में एंट्री जाती है, फिर उसका इम्पैक्ट कैपिटल में जाता है, फिर लाइबिलिटी में जाता है, फिर बैलेंस शीट में जाता है। ये सब मैंने आपको समझाया। इसलिए ज़रूरी है कि हर एक एस्पेक्ट का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होना। फिर ऑडिट, ये भी वही सेम चीज़ था कि जर्नल है, P&L है, कैपिटल है, बैलेंस शीट है, इन सब के बेसिस पे पब्लिक है, FIs है, वो डिसीजन लेती है। ठीक है, अगर कुछ भी गलत हुआ कहीं भी तो पब्लिक का और बैंक का पैसा लूज हो सकता है। अब ऑडिट क्या है? ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। किसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है? किसी भी एंटिटी की, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो। उसका साइज, उसका लीगल फॉर्म मैटर नहीं करता है। और जब एग्जामिनेशन हो रहा है, क्यों? विद द व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर अपॉन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिट बोलते हैं। अब ऑडिट की हिस्ट्री में जाए तो ऑडिट एशियन टाइम से चलती आ रही है। ऑडिट हमारी एशियन टाइम से चलती आ रही है। इसका रेफरेंस वो कौटिल्य अर्थशास्त्र में मिलता है। ऑडिट सुन के होती है। ऑडिट ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑडायर। ठीक है, और 1860 में फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुआ था फॉर बोथ अकाउंटिंग एज वेल एज ऑडिटिंग फंक्शन। अब मेरी ये जिम्मेदारी है कि हम जिस भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जिस भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की ऑडिट कर रहे हैं वो किसी को मिसलीड ना करें। तो मिसलीड कब नहीं करेगी? जब मैं ये सब पॉइंट चेक कर लूँ, भाई अकाउंट्स बने चाहे सर बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर बने हैं तो मिसलीड नहीं करेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर की एंट्रीज का एविडेंस होना चाहिए, है तो मिसलीड नहीं करेगी। एंट्रीज ओमिट नहीं होनी चाहिए, नहीं ओमिट, मिसलीड नहीं करेगी। अकाउंट्स एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनना चाहिए, बना है, मिसलीड नहीं करेगी। इन्फॉर्मेशन क्लियर एंड अनएम्बिगस होनी चाहिए, है, मिसलीड नहीं करेगी। और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है ऑपरेटिंग रिजल्ट का, है, तो मिसलीड नहीं करेगी। अगर ये 6 पॉइंट को ऑडिटर चेक कर लेता है तो अपनी जिम्मेदारी उसने पूरी कर दी। ठीक। और फिर ES1 का थोड़ा सा आपको एक समरी दी कि ES1 क्या था। 3 फंडामेंटल बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। फॉलो हो रहा है तो डिस्क्लोजर नहीं देना, नहीं फॉलो हो रहा है तो डिस्क्लोजर देना है। गोइंग कंसर्न सेफ है तो डिस्क्लोजर नहीं देना है, अनसेफ है तो डिस्क्लोजर देना है। सेफ है तो अक्रूवल बेसिस लगाएंगे, सेफ नहीं है तो रिलायजेबल बेसिस अप्रोच लगाएंगे। चलिए, कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।